गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो यानी कि भूगोल में हम जैव भूगोल पुस्तक में पढ़ रहे थे, जो अपने चौथी यूनिट में हम चल रहे हैं। तो उसमें हमने संसाधन के बारे में हमने अध्ययन किया था कि भी विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने संसाधनों का वर्गीकरण देखा था कि भी संसाधन जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और अप्राकृतिक रूप से भी संसाधन पाए जाते हैं, या संसाधन मानवीय संसाधन भी होते हैं और जैविक संसाधन भी होते हैं, या अजैविक संसाधन भी होते हैं, या संसाधन जो है सक्रिय संसाधन होते हैं या असक्रिय संसाधन भी होते हैं। संसाधन सीमित भी होते हैं और असमाप्य भी होते हैं। और संसाधन जो यानी कि जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के संसाधनों का हमने अध्ययन किया था। और उन संसाधनों से संबंधित जो है जिस प्रकार से हमने वन संसाधन का अध्ययन किया था कि वन जो है महत्वपूर्ण रूप से वन संपदा जो है, संपूर्ण वन संपदा जो है वन संसाधन के अंतर्गत शामिल की जाती है। और ये वन संपदा जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो यानी कि विभिन्न झाड़ियों के रूप में, वृक्षों के रूप में और विभिन्न लताओं के रूप में, या छोटे छोटे जो है पौधों के रूप में जो है इस वन संपदा को हम अंतर्गत लेते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के वन हमने पढ़े थे कि विभिन्न क्षेत्रों में अक्षांश के आधार पर, या अपने ये कह सकते हैं जैसे जैसे ऊंचाई है, ऊंचाई के आधार पर या तापमान के आधार पर या मृदा के आधार पर जो है वन संसाधन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हमने जल संसाधन के बारे में पढ़ा था कि जल संसाधन महत्वपूर्ण यानी कि एक अपने ये कह सकते हैं कि सनातन काल से चला आ रहा संसाधन है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या मनुष्य की जो आवश्यकताओं को जो है प्रारंभिक जो आवश्यकता है या दैनिक क्रियाकलाप की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को जो है ये पूरा करता है। तो संसाधनों का संरक्षण भी हमने देखा था कि संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं, तो उन संसाधनों को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बचा सकते हैं, या अपने ये कह सकते हैं उन संसाधनों को संरक्षण करके हम आने वाली पीढ़ियों को अपने जो है दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अनेक संसाधनों का संरक्षण, अनेक संसाधनों का अध्ययन हम कर रहे थे, जिनमें मृदा संरक्षण भी है। मृदा संरक्षण, तो मृदा भी जो है एक अपने ये मान सकते हैं कि भी एक संसाधन के रूप में इसे अपने जाना जाता है। मृदा संरक्षण या मृदा का बचाव, या मृदा का बचाव अपने कह सकते हैं, मृदा का बचाव या मृदा संसाधन, मृदा संसाधन। अब मृदा जो है अपने ये मानते हैं कि मृदा अधिकतर इनकी किसी भी देश की, कोई भी देश है उसके लिए महत्वपूर्ण संसाधन होता है, महत्वपूर्ण संसाधन है, उसके लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है मृदा। मृदा अपने ये कह सकते हैं जो ऊपरी मृदा होती है, अधिकतर जो ऊपरी मृदा है वो मृदा जो है उपजाऊ मृदा के रूप में अपने देखते हैं। और ये भी मानते हैं कि मृदा का निर्माण और विनाश दोनों साथ साथ होते रहते हैं। अब अपने ये कहते हैं कि मृदा अनेक क्षेत्रों में यानी कि अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। जिस प्रकार से अपने ये कहें कि भी कुछ क्षेत्रों में जो है बालू मृदा, बलुई मृदा अधिक पाई जाती है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चट्टानीय मृदा पाई जाती है, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दोमट मृदा पाई जाती है, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यदि काली मृदा पाई जाती है। तो अलग अलग यानी कि मृदा का निर्माण जो होता है वो अलग अलग रूप से होता है। जिस प्रकार से अपने माने प्राकृतिक रूप से जो मृदा का निर्माण होता है, जिस प्रकार से चट्टानें टूटती फूटती रहती है, उन चट्टानों के टूटने फूटने से जो चूर्ण बनता है, उस चूर्ण के कारण जो है मृदा का निर्माण होता जाता है। इसी प्रकार से कुछ ज्वालामुखी जो क्षेत्र है, ज्वालामुखी क्षेत्र जो है वहां पर ज्वालामुखी लावा जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, और वो लावा जो है इनके उस धरातल पर फैल जाता है, जिसके कारण जो है वहां पर यानी कि ज्वालामुखी मिट्टी का निर्माण होता है। धीरे धीरे वहां पर यानी कि कृषि कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि मृदा अनेक क्षेत्रों में मृदा का निर्माण हम देखते हैं। मृदा अनेक रूपों में पाई जाती है, अनेक क्षेत्रों में पाई जाती है, अलग अलग यानी कि इसकी प्रक्रिया होती है, अलग अलग जो है इसके निर्माण निर्माण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो अपने ये कह सकते हैं जो भूमि की ऊपरी परत, अपने ये कह सकते हैं मृदा जो है एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में इसे काम में लेते हैं। अब मृदा जो है अधिकतर यानी कि अनेक खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। अनेक खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, अनेक कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। मृदा के अंदर अनेक कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब हमें ये कह सकते हैं कि ये जो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ जिस मृदा में अधिक होते हैं, वो मृदा जो है अधिक उपजाऊ होती है, अधिक होते हैं, वो उपजाऊ भी अधिक होती है, यानी कि उसमें उत्पादन भी अधिक होता है। अब यही कारण है कि जिन देशों की मृदा या जिन क्षेत्रों की या प्रदेशों की मृदा अधिक उपजाऊ होती है, वहां पर उत्पादन अधिक होता है और वो देश विकसित देश कहलाते हैं।
या वो यानी कि अपने ये कह सकते हैं उनका विकास अधिक होता है। तो यही मृदा मृदा भी महत्वपूर्ण कारक है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए। तो अपने ये मान सकते हैं कि मृदा का संरक्षण आवश्यक है, मृदा का संरक्षण किया जाना चाहिए। अपने ये मानते हैं कि मृदा का जो विनाश है मूलभूत रूप से मृदा का विनाश मृदा अपरदन से होता है। अपने ये मानते हैं मृदा अपरदन भी, मृदा अपरदन, और मृदा अपरदन भी अनेक कारणों से होता है। अपने ये मानते हैं मृदा का अपरदन भी अनेक कारणों से होता है, मृदा अनेक कारणों से करती है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि सामान्य मृदा अपरदन है, एक तो सामान्य मृदा अपरदन अपने कह सकते हैं, सामान्य मृदा अपरदन। दूसरा अपने कह सकते हैं जलीय मृदा अपरदन, जिसे अपने कह सकते हैं जलीय मृदा अपरदन। तीसरा अपने कह सकते हैं वायु द्वारा, वायु मृदा अपरदन, वायु मृदा अपरदन भी होता है, वायु के द्वारा भी। तो इस प्रकार से इनके वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या ये जो मृदा अपरदन होता है, ये मृदा जो है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है, या अपने ये कह सकते हैं कि घटती रहती है। त्वरित मृदा अपरदन भी होता है, त्वरित मृदा अपरदन, त्वरित मृदा अपरदन भी होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी सामान्य मृदा अपरदन है, सामान्य रूप से मृदा का जिस प्रकार से किसी कारणवश अपने ये कह सकते हैं मृदा अपरदन एक जो ये यानी कि सामान्य मृदा अपरदन जो होता है मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अपने को आभास नहीं होता है कि मृदा में जो है अपरदन हो रहा है, लेकिन मृदा अपरदन जो है सामान्य रूप से होता रहता है। अपने ये कह सकते हैं मृदा का जो कार्बनीकरण होता रहता है, या मृदा का जो कार्बनीकरण अपने ये मानते हैं कि जो जिस प्रकार से नवीनीकरण होता रहता है, तो वो यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि मृदा अपरदन नवीनीकरण के द्वारा जो होता है या स्थानांतरित होती रहती है। यह प्रक्रिया अपने ये मानते हैं कि इतनी मंद होती है कि अपने को ये आभास ही नहीं होता इसका, और ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। इसी प्रकार से अगर अपने के जलीय मृदा अपरदन है, तो जलीय मृदा अपरदन जो है विभिन्न प्रकार के अपरदनों के कारण होती है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं अवनालिका अपरदन है, या विभिन्न प्रकार के बेहड़ों का निर्माण होता है जलीय अपरदन में। अवनालिका अपरदन जिसे अपने कहते हैं अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन जो होता है यानी कि क्या करती है कि जो जल धारा है या जल जो है अपने ये कह सकते हैं मृदा के अनेक क्षेत्रों से होती हुई जब गुजरती है उस क्षेत्र से, तो वहां पर यानी कि अवनालिकाएं बना देती है, और यानी कि गहरे बीहड़ या यानी कि अपने कैसे से खड्ड बना देती है, जिसे अपने यानी कि अवनालिका अपरदन कहा जाता है। या अपने कह सकते हैं कि परत अपरदन की क्रिया भी होती है। इसके द्वारा परत अपरदन, परत ऊपरी परत जो है वो हट जाती है। परत अपरदन, परत अपरदन की क्रिया भी होती है इसके द्वारा, परत अपरदन। तो परत अपरदन का मतलब कि मृदा की जो यानी कि किसी कारण जब जल का बहाव होता है, जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है यानी कि तेज वर्षा का जल जब नीचे की तरफ आता है, या नदी का जल जब नीचे की तरफ आता है, तो उस उन जो मृदा की ऊपरी परत है, चट्टानों के ऊपर मृदा है, उस मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिसके कारण जो है मृदा अपरदन की क्रिया होती है। अब अपने ये मानते हैं कि यानी कि जिस प्रकार से ये मृदा यानी कि मिट्टी जो है पूर्ण रूप से मृदा विहीन हो जाती है वहां पर। इसी प्रकार से रील मृदा अपरदन जिसे अपने कहते हैं, रील मृदा अपरदन जो भूमि पर छोटी छोटी नालियों या नल के प्रवाह से बन जाती हैं, जिससे भूमि अपरदन से चौड़ी हो जाती है। यानी कि अपरदन से रील अपरदन, यानी कि अनेक प्रकार से रील अपरदन जिसे अपने कह सकते हैं कि भी यानी कि भूमि जो है अधिकतर धीरे धीरे कट कर जो है यानी कि उस क्षेत्र में जो है उसका अपरदन बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से तटवर्ती अपरदन होता है। तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं, या तटवर्ती जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, या समुद्र तटीय क्षेत्र है, या नदी तटीय क्षेत्र है, इन तटीय क्षेत्रों में यानी कि जल के द्वारा जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में या नदी तटीय क्षेत्र में, नदी तटीय क्षेत्र में, इन तटीय क्षेत्रों में इनके जल की धाराओं के कारण या जल बहाव के कारण जो है इनकी मृदा अपरदित होती रहती है, मृदा कट कर जो है इनके जल के साथ चली जाती है, जिसे अपने तटवर्ती अपरदन या तटीय अपरदन जिसे अपने कह सकते हैं। इसी प्रकार से वायु द्वारा भी अपरदन होता है। वायु द्वारा अपने कह सकते हैं कि भी मिट्टी जब यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
दूसरे स्थान पर। जब वायु तीव्र गति से चलती है तो वायु के तीव्र गति से चलने के कारण जो है वहां पर मृदा अपरदन की क्रिया होती है। और ये मृदा अपरदन जो होता है वायु के द्वारा होता है। जब यानी कि अपने कहते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में या तीव्र वेग से वायु चलती है या उसका वेग अधिक होता है तो उसके कारण जो है ये पूरी की पूरी मृदा जो है एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, जो मृदा अपरदन का कारण बनती है। इसी प्रकार से त्वरित मृदा अपरदन अपने ये कह सकते हैं कि भी वनस्पति विहीन जो प्रदेश होते हैं वहां पर मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा अपरदन में तीव्रता आ जाती है। यह मानवीय या कृत्रिम मृदा अपरदन है जो मृदा विनाश का सबसे प्रमुख कारण है। यानी कि जहां पर अपने ये मानते हैं कि वृक्ष विहीन क्षेत्र हैं, उन वृक्ष विहीन क्षेत्रों में जो है मनुष्य के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार से यानी कि मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा अपरदन की क्रिया की जाती है, जिसे अपने त्वरित रूप से अपरदन की क्रिया कहलाती है और सबसे विनाशकारी मृदा अपरदन ये कहलाता है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि इनमें जो है भूमि स्खलन की क्रिया होती है या अपने कह सकते हैं निक्षालन की क्रिया होती है। इन सभी कारकों के द्वारा जो है मृदा अपरदन की क्रिया होती है। अब अपने यहाँ देखते हैं कि मृदा संरक्षण की विधियां, अपने विधियों के बारे में अगर अध्ययन करें अपने कि मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है। मृदा संरक्षण की विधियां, मृदा संरक्षण की विधियां, मृदा संरक्षण की विधियां। अब मृदा संरक्षण की विधियों में अगर अपने बात करें तो अपने कह सकते हैं कि यानी कि वृक्षों का आवरण, वृक्षों का आवरण करना या संरक्षी वृक्षारोपण, संरक्षी वृक्षारोपण। तो अपने ये मानते हैं कि वृक्षों का आवरण जिन क्षेत्रों में यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वृक्षों का आवरण अधिक पाया जाता है या अपने ये कह सकते हैं कि वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो वहां पर मृदा अपरदन की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है। या जिन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं वहां पर जो है मृदा अपरदन की क्रिया कम होती है, क्योंकि वन जो होते हैं वो मिट्टी को जकड़े रहते हैं, यानी कि मिट्टी को जो है अब उनकी जो जड़ें होती है वो उन जड़ों के साथ मिट्टी जो है बांध कर उसको मिट्टी को रखते हैं और वो जैसे ही जल प्रवाहित होता है तो वो उसको जो है अपने ये उसके बहाव के साथ नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होता है। अपने ये मानते हैं कि मृदा के कटाव को अपने रोकना है तो उसके लिए अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न रूप से वृक्षारोपण आवश्यक है, यानी कि वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। वृक्षारोपण के द्वारा ही जो है अपने ये मान सकते हैं कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार का अगर अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जहां पर वृक्ष कम है तो वहां पर वृक्षारोपण करके या अपने कह सकते हैं वृक्ष लगाकर, वहां पर वृक्ष लगाकर जो है अपरदन को कम किया जा सकता है या मृदा को जो है इनके अपने कह सकते हैं कटने से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी दूसरा रूप अगर अपने देखें तो पट्टीदार कृषि जिसे अपने कहते हैं, समोच्च रेखीय पट्टीदार कृषि, पट्टीदार कृषि। पट्टीदार कृषि भी जो है एक महत्वपूर्ण मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है एक विधि है। इस विधि में अपरदन रोकने वाली तथा अपरदन रोधी फसलों को समोच्च रेखाओं में पंक्तियों में क्रम में लगाया जाता है, यानी कि एक फसल के बाद में दूसरी तीसरी इस प्रकार से क्रम में फसलों को रखा जाता है, जिससे प्रवाहित जल का वेग यानी कि जैसे जैसे इनमें क्रम में रखा जाता है इस प्रकार से एक क्रम एक फसल का दूसरा तीसरी फिर इस प्रकार से जैसे ही यानी कि जल आता है तो जल इनसे टकरा कर जो है इस प्रकार से जल जो है यानी कि इनसे टकरा कर जो है इनका वेग कम हो जाता है, कहने का मतलब जल का वेग कम हो जाता है। वेग कम हो जाने के कारण जो है मृदा अपरदन की क्रिया भी कम होती है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी मृदा अपरदन की मात्रा भी कम होगी और विभिन्न फसलों में बोए जाने वाले रासायनिक तत्वों का अनुपात भी वहां पर सही रहता है, इनके जो मृदा में जो रासायनिक तत्व होते हैं वो रासायनिक तत्व भी उसी अनुरूप में बने रहते हैं अगर यानी कि उनमें मृदा अपरदन की क्रिया कम होती है तो, क्योंकि मृदा के साथ जो है विभिन्न रासायनिक तत्व भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार के की जो विधि है जिसे अपने पट्टीदार कृषि कहते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कहते हैं कि भी वेदिकाकरण भी यानी कि मृदा संरक्षण की विधियों में वेदिकाकरण भी महत्वपूर्ण है। वेदिकाकरण, वेदिकाकरण से मतलब ये है कि जहां पर यानी कि वहां किया जाता है वेदिकाकरण जहां पर्वतीय भाग होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पर।
अब पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर कृषि कार्य यानी कि सीढ़ीदार कृषि वहां पर की जाती है। सीढ़ीदार सोपानी कृषि जिसे अपने बोलते हैं, सीढ़ीदार या सोपानी कृषि वहां पर क्यों की जाती है? क्योंकि यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उन पर्वतीय क्षेत्रों को काटकर सीढ़ियां सी बना दी जाती हैं। ये इस प्रकार से क्रमवार सीढ़ियां बनाई जाती है और उन सीढ़ियों पर जो है कृषि कार्य किया जाता है, ताकि जल जो है जो जैसे ही जल आए पर्वतों से तो जल धीरे धीरे रुक रुक कर जो है वहां पर इस प्रकार से चलता जाए, और जिसके कारण जो है यानी उसका जल का वेग कम हो जाता है, और उस कम वेग के कारण जो है मृदा अपरदन की क्रिया भी यानी ये कम वेग हो जाता है जल का, इसलिए मृदा अपरदन की क्रिया भी वहां पर कम होती है। तो महत्वपूर्ण रूप से अपने ये मानते हैं वेदिकाकरण जो होता है वो यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर कृषि की जाती है तो वहां पर सीढ़ीदार कृषि के द्वारा जो है फसलों को बोया जाता है। जिस प्रकार से चाय के बागान है तो वहां पर जो कृषि की जाती है, या अपने ये मानते हैं कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनके जो सीढ़ी नुमा बागान पाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा बागान होने के कारण यहाँ पर जो है ढालों पर सफलता पूर्वक कृषि कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगला देखें अपने, तो क्रॉप रोटेशन या सस्यावर्तन जो होता है या फसल चक्रीकरण जिसे अपने बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन जिसे बोलते हैं, सस्यावर्तन, सस्यावर्तन या फसल चक्रीकरण जिसे अपने बोलते हैं, फसल चक्रीकरण, फसल चक्रीकरण, या इसे इंग्लिश में अपने कहेंगे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। इससे मतलब ये है कि भी जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि भी जो अपना क्षेत्र होता है या जो खेती हम जिस पर कर रहे हैं उस खेती में हम फसलों को अदला बदली करके बोते हैं। जिस प्रकार से एक मान लो 1 हेक्टेयर क्षेत्र है, उस 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर एक साल हमने जो है गेहूं बो दी तो उस अगले यानी कि सीजन के अंदर जो है वह जब गेहूं की कृषि करते हैं तो वहां पर गेहूं नहीं अन्य फसल जिस प्रकार से अपने कहते हैं सरसों वहां पर बीज देते हैं। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन यानी कि सस्यावर्तन या फसल चक्रीकरण। यानी कि फसल चक्रीकरण का एक मुख्य लाभ ये होता है कि एक तो उत्पादन वहां पर अधिक होता है, एक तो उत्पादन अधिक होता है, दूसरा यानी कि वहां पर अपर्दन की क्रिया कम हो जाती है, अपर्दन की क्रिया कम हो जाती है, क्योंकि यानी कि फसल चक्रीकरण के कारण जो है मिट्टी जो है उस फसल को यानी कि बांधे रख वो फसल जो होती है मिट्टी को बांधे रखती है और मिट्टी का अपर्दन बहुत कम होने देती है। अगर अपने ये माने कि निरंतर समान प्रकार की फसल उगाएंगे वहां पर तो इससे अनेक लवणों या रासायनिक पदार्थों की कमी हो जाएगी या जैविक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे अंत में यानी कि वहां पर वो मृदा जो है इनकी उस मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उस मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि एक ही एक फसल अगर एक क्षेत्र में बो जाएंगे तो एक तो उत्पादन वहां पर कम होगा। उत्पादन कम क्यों होगा? क्योंकि वहां की उर्वरा शक्ति या उसके जो रासायनिक तत्व है वो धीरे धीरे वहां पर कम होते जाते हैं, और जिसके कारण जो है यानी उसकी उपजाऊ शक्ति या उत्पादन शक्ति कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम सस्यावर्तन द्वारा यानी कि या अपने कह सकते हैं क्रॉप रोटेशन द्वारा जो है यानी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अवनालिका नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ यानी कि गुलीज, अपने ये कह सकते हैं अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन का नियंत्रण करना, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। अब जो ये अवनालिका जो बन जाती है जिस प्रकार से यानी कि अपर्दन होता है तो बार बार अगर इन क्षेत्रों में अपर्दन होता है तो वहां पर जो है बीहड़ क्षेत्र बन जाते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि जो कोटा क्षेत्र है राजस्थान का तो वहां पर बीहड़ बन गए, किस कारण से? नदी के जो जल है उसके नदी के जल के जो है बहाव के कारण या अलग अलग दिशाओं में बहने के कारण वहां पर जो है कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गए, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए अवनालिका का जो नियंत्रण है वो किया जाना चाहिए। अपने ये कह सकते हैं कि भी जहां पर अधिक समय तक अवनालिका अपर्दन हो रहा है वहां पर अधिक तीव्र हो जाता है, अत्यंत हानिकारक है ये, इसे नियंत्रित करना भी आवश्यक माना जाता है। अपवाह जल को इसको नियंत्रण करने के लिए हम ये कह सकते हैं जो अपवाह जल है उसको रोका जाना चाहिए, या बेड बनाकर या जो भी कार्य हम कर सकते हैं उसके द्वारा उसको हम रोक सकते हैं, या उसके यानी कि जो जल अपवाह है, जो जल अपवाह उस पथ को ही परिवर्तित कर देते हैं, उस जल की दिशा ही परिवर्तित कर दें तो जिसके कारण जो है अवनालिका नियंत्रण किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न नवीन संरचनाएं द्वारा अपर्दन कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है।
इसी प्रकार से अपने ये भी कहते हैं कि जो यानी कि समोच्च कृषि है, इसमें अपने ये मानते हैं समोच्च कृषि या कंटूर एग्रीकल्चर जिसे अपने कह सकते हैं, जिससे खेत की मृदा बाहर न जाए बहकर। यानी कि अपने ये कहते हैं कि समोच्च कृषि में मृदा कणों को ढाल से प्रवाह हो, या अपने ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि जो होती है, यानी कि समोच्च कृषि जिसे अपने बोलते हैं, समोच्च कृषि या कंटूर एग्रीकल्चर जिसे अपने बोलते हैं, कंटूर कंटूर एग्रीकल्चर। इस कृषि में हम ये कहते हैं कि भी जो यदि जल जो बहकर जा रहा है, तो उस जल की दिशा में जो है समोच्च कृषि की जानी चाहिए। यानी कि न कि इस प्रकार से, यानी कि जो हम बीज बो रहे हैं उसमें इस प्रकार से जो है कृषि, जैसे जल इस साइड आ रहा है, इस प्रकार से जल आ रहा है, तो जल का बहाव जिस जैसे है उस अनुरूप जो है फसल नहीं बोई जानी चाहिए। इसके लिए जो है यानी कि समोच्च प्रकार की कृषि, मैं कहने का मतलब जो यानी कि हम फसल बो रहे हैं इस प्रकार से फसलों को बोया जाना चाहिए, या हल की जो दिशा है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, जिससे कि मृदा अपरदन जो है उससे कम होता है। और अगर समोच्च कृषि नहीं करते हैं या सीधी कृषि करते हैं तो उसके कारण मृदा अपरदन की क्रिया भी अधिक होती है। तो समोच्च कृषि भी महत्वपूर्ण है, यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए। इसी प्रकार से अगला अपने देखते हैं पशु चारण पर नियंत्रण। अपने कह सकते हैं पशु चारण पर नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। पशु चारण जिन क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, जिन कृषि क्षेत्रों में पशु चारण की क्रिया की जाती है, पशु चारण, पशु चारण। अब यानी कि अपने ये मानते हैं कि पशु चारण भी महत्वपूर्ण यानी कि माना जा सकता है कि पशु चारण की क्रिया भी अपने ये मान सकते हैं कि यहाँ पर मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण सहायक होती है। मृदा अपरदन सबसे ज्यादा अपरदन इनसे होता है। जिस प्रकार से जिन क्षेत्रों में पशु विचरण करते हैं चरते हुए, तो उनके जो खुर होते हैं उन खुरों के द्वारा जो है मृदा जो है अपरदित होती है, यानी मृदा विघटित हो जाती है, मृदा टूटती जाती है, मृदा टूटती है या विघटित होती है, विघटित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भी पशु चारण पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जो भी क्षेत्र है अपने ये माने कि जो कृषि क्षेत्र है उन कृषि क्षेत्रों में, या जो यानी कि बोए गए क्षेत्र है उन बोए गए क्षेत्रों में जो है अपने यानी कि मृदा को बचाने के लिए पशु चारण न किया जाए। पशु चारण के लिए जो है अपने यानी कि उन क्षेत्रों को बचाना आवश्यक है जिसके कारण जो है मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। अनियंत्रित पशुचारण मृदा अपरदन, यहां तक कि मरुस्थल निर्माण विस्तार का भी एक कारण है, क्योंकि जैसे जैसे इनके अनियंत्रित पशुचारण होगा तो उसके कारण मृदा अपरदन भी होगी, और अनियंत्रित पशुचारण के कारण जो है रेगिस्तानों का जो है अपने ये मानते हैं कि विस्तार भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से पशुचारण पर नियंत्रण करके हम जो है मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। इसी प्रकार से बाढ़ नियंत्रण है। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण यानी कि मृदा अपरदन की विधियों में बाढ़ नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण है। बाढ़ जब जिन क्षेत्रों में अगर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के कारण जो है मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। कहने का मतलब जो उपजाऊ मृदा होती है वो उपजाऊ मृदा जो है बहकर जो है आगे की तरफ खिसक जाती है, या अपने ये कह सकते हैं मृदा का जो उपजाऊपन है वहां पर, यानी कि ऊपरी जो मृदा है वो उपजाऊ होती है, वो मृदा ही जो है बाहर की तरफ चली जाती है, जिसके कारण मृदा का अपरदन अधिक होता है, या मृदा की जो है ये अपने यानी कि ये कह सकते हैं मृदा नष्ट हो जाती है, या ऊपरी मृदा या उपजाऊ मृदा उसके कारण नष्ट हो जाती है। तो बाढ़ द्वारा भूमि परत की जो मिट्टी बह जाती है, यद्यपि इसका जमाव होता है लेकिन उपजाऊपन में यानी कि वृद्धि हो जाती है, फिर भी विस्तृत क्षेत्रों में मृदा क्षरण होता है। नदियों पर बांध बनाकर नदी जल को उपयोग में लाकर इसमें कमी लाई जा सकती है। बाढ़ क्षेत्र में इस प्रकार की यानी कि जो भी बाढ़ क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की मृदा का नियंत्रण या मृदा का संरक्षण किया जाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से स्थानांतरित कृषि पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। स्थानांतरित कृषि, अपने ये मानते हैं स्थानांतरित कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि प्रतिबंधित, प्रतिबंधित। भाई स्थानांतरित कृषि का मतलब ये है कि स्थान परिवर्तन करके जो है अपने कृषि कार्य करते हैं। आदिम जाति या जनजाति के लोग जो है आदि विभिन्न जनजातियों के लोग जो हैं
विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं और वहां पर जो है इस प्रकार की कृषि ये करते हैं, जिसके कारण यानी कि स्थानांतरित कृषि के कारण जो है पेड़ पौधे या वृक्ष जो है ये काटते जाते हैं, और पेड़ पौधे और वृक्षों के काटने के कारण या इनके जो है कटने के कारण जो है यहाँ पर अपने ये मानते हैं कि कृषि कार्य में, या ये मान सकते हैं कि मिट्टी का जो है अपरदन अधिक होता है, और मिट्टी का अपरदन अधिक होने के कारण जो है मृदा संरक्षित नहीं रह पाती है, और मृदा के कणों में अपने ये कहते हैं कमजोर या यानी कि मृदा के कण ढीले हो जाते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन की क्रिया भी अधिक होती है। तो स्थानांतरित कृषि जो है उसको रोका जाना चाहिए, स्थानांतरित कृषि नहीं की जानी चाहिए। इसी प्रकार से उर्वरकों एवं खादों का उपयोग हम करते हैं। उर्वरक व खाद, अब जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि अधिक बढ़ रही है, तो उसके कारण हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करते हैं, यानी कि उत्पादन अधिक लेना पड़ता है अपने को, तो उत्पादन अधिक लेंगे तो विभिन्न प्रकार के उर्वरक उनको बाहर से डालेंगे, या खाद जो कीटनाशक खाद है या अपने कह सकते हैं पेस्टिसाइड का उपयोग हम करेंगे, तो उसके कारण मिट्टी के जो यानी कि मूल कण है या मृदा के जो मूल उपजाऊ कण है वो धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे और मृदा जो है कमजोर हो जाएगी। अब उस मृदा में अगर यानी कि बाहर से अगर अपने जो है यानी कि उसको ताकत नहीं देंगे या बाहर से उसको जो है विभिन्न उर्वरक नहीं देंगे, तो उसके कारण वो जो है उसका उत्पादन धीरे धीरे वहां पर कम होने लगेगा। तो कहने का मतलब यानी कि मृदा का जो उर्वरक और खाद का जो उपयोग हम अधिकतर सबसे ज्यादा उनका उपयोग करते हैं, तो उसके कारण भी जो है यानी कि अपने ये मानते हैं कि भूमि की उर्वरता में जो है कमी आती जाती है। इस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि भी जैविक अपशिष्टों जैसे पत्तियों, डंठलों इत्यादि का प्रयोग भी लाभकारी होता है। अब इसी प्रकार से उचित भूमि उपयोग भी, यानी कि उचित भूमि उपयोग भी अपने मानते हैं। उचित भूमि का उपयोग, उचित भूमि उपयोग भी महत्वपूर्ण है मृदा संरक्षण के लिए। वे जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि मृदा संरक्षण हेतु उचित भूमि उपयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र का अपने ये मानते हैं भू सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जहां पर अपने को उपजाऊ मृदा मिलती है, उपजाऊ मिट्टी या उपजाऊ क्षेत्र मिलते हैं, वहां पर कृषि कार्य किया जाना चाहिए। वहां पर अधिकतर जो है कृषि कार्य को मान्यता दी जानी चाहिए, और वो क्षेत्र जो है यानी कि सरकारी नियंत्रण में लिए जाकर और उसको जो है कृषि कार्य में उपयोग में लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने ये मानते हैं कि भी विभिन्न उचित विधियों के द्वारा या उचित भूमि के उपयोग के द्वारा जो है अपने मृदा अपरदन को या मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार से अपने ये मानते हैं कि मृदा में जितने भी यानी कि अपने ये माने कि पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए जो है अपने महत्वपूर्ण रूप से अगर यानी कि जो प्राकृतिक खाद है उसका उपयोग अधिक किया जाए, जैसे गोबर की खाद है, केंचुए से निर्मित खाद है, तो इस प्रकार की खाद का उपयोग अगर प्रतिवर्ष किया जाए तो बल्कि अपने ये जो कीटनाशक है इनका उपयोग कम से कम किया जाए, या कृत्रिम उर्वरक का उपयोग कम से कम किया जाकर जो अपने मृदा जो संरक्षण है उसको किया जा सकता है, या मृदा का संरक्षण हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मृदा संरक्षण जो है विभिन्न विधियों के द्वारा कर सकते हैं। ये सभी विधियां अपनाकर जो है मृदा संरक्षित की जा सकती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।